is here. Sasleen is here. Parika, guys please कैमरा ऑन करो, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, प्लीज जल्दी से ऑन करो. Parika is here and परीक्षा है अभी नहीं आई. अच्छी परीक्षा. Pratham is here. Pratyush is also not here. So परीक्षा, प्रत्युष, शकुन का मैसेज आ गया मेरे पास. निकिता is here. वृंदा, where is वृंदा? वृंदा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा. एंड हाँ, प्रथम आप भी ऑन करो प्लीज. एंड तनीषा इज हियर, राइट. सो प्रत्युष इज नॉट हियर. ओके, प्रत्युष इज आल्सो हियर. चलो प्रत्युष को आगे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. हाँ जी गाइस. परीक्षा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा. मेरी आवाज क्लियर आ रही है गाइस? ओके चलो, तो आज की क्लास शुरू करते हैं. क्लास शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ, लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई डाउट? मैं एक बार आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. हाँ जी, तो एक बार मुझे लास्ट क्लास तक का बताओ. हमने लास्ट क्लास तक में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है. मैं अभी तक का सारा एक बार समरी कर रहा हूँ. दो क्लास में हमने जो किया है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फर्क था. मेन फर्क था एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना रहे हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और वहां जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, वहां एक ही जना होता था, उसी के पास सारा का सारा प्रॉफिट चला जाता था, एक ओनर होता था. यहाँ पे एक से ज्यादा ओनर होंगे, तो जितने ओनर होंगे सबके पास वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब समझाया था, ठीक है. तो प्लीज आज के बाद हम ये नहीं बोलेंगे 50-50, 30-70, ऐसे नहीं बोलेंगे. परसेंटेज टर्म्स में बात नहीं करेंगे. कैसे करेंगे ससलीन, कैसे वाली बात करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होती है सर? 1:1, 2:1. वेरी गुड. इस टू बोलते हैं बीच में, ठीक है. क्लियर? 1:1, 2:1, 3:2, 4:1, इस तरीके से. और मैंने आपको उसका पर्पस समझाया था. अगर 4:1 है तो उसका मतलब क्या है कि जो पहला पार्टनर है उसका 4/5 शेयर है और जो दूसरा पार्टनर है उसका 1/5 शेयर है. क्लियर हो गया? ठीक है. उसके बाद हमने समझा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है, तो ऐसे केस में पार्टनर क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग सकते हैं, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म चार्ज कर सकती है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, सैलरी कमीशन क्या फर्म को देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी अगर कोई लोन पार्टनर ने दिया है तो क्या उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्लियर हो गया? ठीक है. ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास तक. ठीक. मैं इसको बॉक्स में भी डाल देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे हमारा कई जगहों पे काम आएगा. हाँ जी गाइस, एक चीज दोबारा से दिखा रहा हूँ आपको. सब लोग मेरे को देखेंगे, मेरी तरफ फोकस करेंगे. हमने कितनी चीजें पढ़ी हैं? इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. कितनी चीजें हैं? देखो, सबसे पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? इक्वल. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट टू बी चार्ज, सैलरी नॉट टू बी अलाउड, कमीशन नॉट टू बी अलाउड. यानी ये पांचों चीजें जो मेरी हाथों में आ रही है, ये पांचों चीजें एक हाथ में आ रही है, सारी की सारी आपके फेवर में नहीं है. ठीक है ना? यानी कि कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ एक इधर आ गई. क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन. समझ आ रहा है? सिर्फ वो हमें देना पड़ेगा कितना? 6% पर एनम. ठीक है. तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो. क्लियर हो गया? टोटल 6 चीजें हो गई बेटा. ये 5 चीजें तो आपको मना कर दी गई कि लॉ ने मना करा हुआ है कि आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, सैलरी कमीशन कुछ भी चार्ज नहीं होगा. लेकिन अगर आपने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म को आपको 6% पर एनम, 6%, उसको क्या कहते हैं? 6%. हाँ, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? 6%. 6% ब्याज आपको देना पड़ेगा. क्लियर हो गया? पर एनम लिखना जरूरी है. पर एनम का रेलिवेंस क्या है परीक्षा? सर ओवरऑल होगा. अगर 1 अक्टूबर को लिया गया तो वो 6/12 लगेगा. राइट. पर एनम का मतलब है ये पूरे साल का रेट है. पर एनम का मतलब है ये पूरे साल का रेट है. अगर आपने साल के बीच में कभी लोन दिया है तो आपको प्रो रेटा बेसिस पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. यानी अगर जैसे परीक्षा ने कहा 1 अक्टूबर को आपने लोन दिया है, अगर फर्म को 1 अक्टूबर को लोन दिया है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 6 महीने. तो यानी कि आपको सिर्फ 6 महीने का ही इंटरेस्ट देना है. तो आप जो भी अमाउंट आपने दिया होगा लोन का, मल्टीप्लाइड बाय 6%,
इंटू 6/12। क्लियर? तो अगर आप सिर्फ 6% आंसर लिख के आते हो तो इट इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना 6% पर एनम पूरा लिखना। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, देखते हैं कि बता पाते हो कि नहीं आप लोग। आरव, आरव यस सर। आप और मैं, हम दोनों पार्टनर हैं और हम दोनों ने एक पार्टनरशिप डीड बनाई। ठीक है, अब हमारा झगड़ा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कैसे रिजॉल्व होगा? सर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा कि मिलेगा तो मिलेगा, अगर कुछ नहीं लिखा होगा इस बारे में तो वो नहीं मिलेगा। और अगर लिखा होगा मिलेगा तो कितना मिलेगा? सर वो तो जितना भी, सर जो भी डिसाइड हुआ होगा वही उतना ही हाँ, तो मिलेगा। डिसाइड कहाँ हुआ होगा? यानी ये बोलो सर पूरा पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में। तो ये बोलो सर, अगर पार्ट लिखा होगा तो पार्टनरशिप डीड में रेट भी लिखा होगा ना कि किस रेट पे मिलेगा, सिर्फ इतना नहीं लिखा होगा कि मिलेगा। ठीक है, क्लियर? तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो उसमें रेट भी मेंशन होगा। अब वो जितना भी रेट होगा, हमें उसमें नहीं जाना कि ये कम है या ज्यादा है, 2% है या 20% है, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया गाइस? तो ऑर्डर हमेशा याद रखना। मैंने जस्ट इसलिए क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया कि ऑर्डर दिमाग में क्या आना चाहिए, सीधा जंप नहीं मारना कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अरे, सबसे पहले स्टेप हमेशा याद रखना है, पहले चेक करो पार्टनरशिप डीड है या नहीं, अगर है तो उसमें मेंशन्ड है या नहीं। अगर मेंशन्ड है फिर तो जो मेंशन्ड है काम खत्म, दोनों ने साइन करा भैया मानो उसको। ठीक है, अगर वो नहीं है देन वी मूव ऑन टू दी पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर हो गया गाइस? सबको क्लियर है ये बात? किसी को कोई डाउट? क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं, अभी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो मुझे बताओ प्लीज। अगर जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट कराया अगर वो क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ, और अगर डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। सब लोग बताएंगे प्लीज। हाँ सचली बताओ बेटा। सर लोन जो पार्टनर फर्म को देता है उस पे तो 6% इंटरेस्ट है, जो फर्म पार्टनर को देती है उस पे तो नहीं है ना? हाँ जी, कौन जवाब देगा इसका? प्रथम, सवाल समझ नहीं आया? होगा सर। पहले सवाल सबको समझ इंटरेस्ट आया? ऑन, प्रथम सवाल क्लियर हुआ? यस सर। क्या सवाल पूछा है, रिपीट करो। सर जो पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देता है उस पे, लोन देता है उस पे इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? ओके, तो गाइस सब लोग ध्यान से सुनना। दो सिचुएशन है, मैं क्लियर कर रहा हूं। एक होता है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, और दूसरा होता है उल्टा, रिवर्स, यानी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं भाई। फर्म को पैसे की जरूरत थी तो पार्टनर ने लोन दिया, पार्टनर को जरूरत होगी तो हो सकता है वो फर्म से लोन ले ले। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यहां जो हमने अभी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कौन से वाला सिनेरियो को कवर कर रहा है? जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे 6% पर एनम दिख रहा है, यह है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कौन सा? जो कि पार्टनर ने फर्म को दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। समझ आ रही है बात? क्लियर? कौन से वाले लोन की बात हो रही है? मैं यहां लिख देता हूं साथ में, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म। क्लियर हो गया? ठीक है, ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो सवाल ससलीन ने पूछा है वो बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। ये रूल सिर्फ जो 6% का बताया है ये इसके लिए बताया है जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया। ठीक है, उसके लिए तो रूल पता हो गया। अब उल्टा केस, अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, अगर पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे केस में पहला रूल वही है भाई, कोई एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में लिखा है, कहीं कुछ है ऐसा? अगर लिखा है तो भैया उसको फॉलो करो, लेकिन अगर नहीं है एग्रीमेंट और नहीं लिखा तो ऐसे केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस चीज पे कुछ नहीं बोलता। तस्लीन, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इस चीज पे कुछ नहीं बोलता, तो फिर हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। यानी कि ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट लोन के ऊपर नहीं होगा। क्लियर हो गया? समझ आया? यस। तो यानी कि अगर रिवर्स केस क्या हो गया, लोन टेकन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया फर्म से तो फर्म उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती अनलेस फर्म ने उसके लिए एक एग्रीमेंट कर रखा है। समझ आ गया? ये एग्रीमेंट अलग से भी हो सकता है, जरूरी नहीं पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, अलग से भी कर सकते हो आप। अलग से भी अगर फर्म ने एग्रीमेंट कर रखा है इस चीज के ऊपर, पॉइंट इज एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए। क्लियर? और बताओ सचिन, यस। और कोई डाउट?
सर एक वो रिटायरमेंट वाले आपने बोला था ढूंढ के आना। हाँ ढूंढा सब लोगों ने, बताओ भाई ढूंढा सस्लीन? रिटायरमेंट में क्या होगा, अगर पार्टनर रिटायर हो गया तो क्या फर्म डिसॉल्व होगी ऑटोमेटिकली या नहीं होगी? सर फर्म कंटिन्यू रह सकती है बट जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, न्यू एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो नहीं, पहले सवाल का जवाब दो, क्या फर्म डिसॉल्व होगी, हाँ या ना? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली का मतलब समझते हो कि भैया जैसे डेथ के केस में थी, डेथ होते ही, एंड वी आर अज्यूमिंग कि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा, लेट्स अज्यूम दैट, है ना, क्योंकि अगर लिखा है फिर तो वही फॉलो करना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, तो डेथ के केस में तो क्या होता था, डेथ होते ही ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा। लेकिन रिटायरमेंट में क्या रिटायर होते ही ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी? दिस इज द क्वेश्चन। सर मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। ओके, कितने लोग कहते हैं नहीं होगी? जो लोग कहते हैं नहीं होगी अपना हैंड रेस करो, और जो लोग कहते हैं होगी वो थम्स अप करें। जो लोग कहते हैं, और रीजन भी चाहिए मुझे, ऐसे नहीं बस मेरा मन करा, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए यार, ऐसे तो नहीं ना। हाँ हाँ जी, जो लोग कहते हैं भाई दो में से एक ही ऑप्शन है, तीसरा नहीं है, तो ब्लैंक नहीं बैठना है या तो हैंड रेस करो, ठीक है? गलत होगा कोई बात नहीं यार, बट लेट्स बी ऑन आइदर ऑफ द साइड, ठीक है? अगर कहते हैं कि डिसॉल्व नहीं होगी तो हैंड रेस करेंगे, और अगर आप कहते हो कि डिसॉल्व हो जाएगी तो थम्स अप करोगे। परीक्षा ने चेंज कर लिया जल्दी से अपना आंसर। हाँ ओके, तो बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है, आधे लोग कह रहे हैं डिसॉल्व हो जाएगी, आधे कह रहे हैं नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, तो ना आप लोगों के साथ ही चेक करते हैं, है ना? लो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे, लेट मी ट्राई कि यहाँ स्क्रीन पे दिख जाए। गाइस स्क्रीन दिखाई दे रही है? और देखो हमेशा मैं आपको पता है क्यों करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको भी एक आइडिया मिले कि अगर हमें देखना होता तो हम कैसे देखते। भाई बुक में जो लिखा है वो कहाँ से आ रहा है? सस्टीन प्लीज अपना माइक अनम्यूट करो। यस जो सर। बुक में लिखा है बेटा वो कहाँ से आ रहा है? तो पहले से बना हुआ है ना। नहीं नहीं नहीं, कहाँ बना हुआ है? एक्ट है ना, अभी तो बताया था ना, इंडियन पार्टनरशिप यस एक्ट। सर। हवा में थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना है अरे टी एस ग्रेवाल सर को लगा ये होना चाहिए उन्होंने लिख दिया, ऐसे थोड़ी ना है। उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक है ना बेटा, इट हैज सम बैकिंग। क्या बैकिंग है इस केस में? इंडियन पार्टनरशिप है, ठीक है? डेथ के केस में देखो कौन सा सेक्शन था, डेथ के केस में देखो कि डिसोल्यूशन का, देखो बुक में क्या लिखा है, सेक्शन लिखा है, चेक करो डेथ के केस में सेक्शन लिखा है, कौन सा सेक्शन था? 35 सेक्शन 30। डेथ। थर्टी फाइव में नहीं है, 35 में तो लाइबिलिटी है सिर्फ, डिसोल्यूशन की बात 42 में लिखी है। ये देखो, देखो आपको सामने दिखा रहा हूं किस तरीके से होता है, ठीक है? ये आपका इनकम टैक्स एक्ट का, सॉरी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का पीडीएफ है, ठीक है? ये आपका सेक्शन है, दिखाई दे रहा है सेक्शन, मैंने हाईलाइट करा है, यहाँ दिख रहा है सबको। क्या लिखा है? डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सॉरी सर्टेन कंटिजेंसीज, यानी कि अगर ये सिचुएशन होगी, देखो अगर ये सिचुएशन होगी तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? ठीक, देखिए जरा क्या क्या सिचुएशन है। कह रहा है इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। क्या मतलब हुआ इसका? यानी अगर आपने एक फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप करी थी, जैसे अगर मैं सस्लीन के साथ पार्टनरशिप करता हूँ, सस्लीन आज से तू और मैं पार्टनर, हम मिल करके कुछ भी काम करेंगे, यही मान लेते फर्नीचर बेचेंगे, लेकिन कितने लिए? सिर्फ 6 महीने की, सिर्फ 6 महीने। शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप हो सकती है भाई, कोई छोटा एक वेंचर हो, कोई छोटा मोटा कोई काम हो, जरूरी थोड़ा ना कि पार्टनरशिप एडविली होती है कि जब तक चलती रहेगी जब तक बंद नहीं करो, ठीक है? तो हो सकता है कोई छोटे मोटे काम के लिए पार्टनरशिप आपने करी, ठीक है? तो अगर वो 6 महीने के लिए करी, 6 महीने खत्म, पार्टनरशिप खत्म। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या लिखा है? इफ कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स या अंडरटेकिंग, यानी कुछ काम करने के लिए, स्पेसिफिक काम करने के लिए आपने पार्टनरशिप करी है। जैसे आपको पता भी नहीं आप कितनी बार पार्टनरशिप कर चुके हो स्कूल के अंदर। एग्जांपल दो, वो जो लगती थी ना दिवाली की फेट, फेट बोलते थे, क्या बोलते हैं, दिवाली मेला, दिवाली फेट, बड़े सारे नाम होते हैं उसके, हैं सस्टीन? लगती थी, अब तो ऑनलाइन हो गया सब, है ना? तो ऑनलाइन में गड़बड़ हो गई थी पिछले 1 साल से। अदरवाइज दिवाली मेला लगता था ना स्कूल में, वो जो दिवाली मेला लगता था उसमें स्टॉल लगाते थे, कभी कभार मिलजुल के लगाते थे कि नहीं लगाते थे? चल तू और मैं मिलके स्टॉल लगाएंगे, और कुछ भी किसी भी चीज का, गेम का स्टॉल लगाया या कुछ
आइटम सेल करने का स्टॉल लगाया, खाने पीने का लगाया, व्हाटएवर, और जो प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे। वो क्या है, वो पार्टनरशिप ही तो है। तुम्हें पता भी नहीं था आज तक, तुम पार्टनरशिप करते आ रहे थे, तुम तो ऑलरेडी कर चुके हो। पता था आज तक ससलीन कि तुमने ऑलरेडी पार्टनरशिप करी हुई है। अब क्यों कोई पूछे ना पार्टनरशिप क्या होता है, अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे को तो पता है, मैंने तो करा हुआ है। देखो सारी चीजें वही होती थी कि नहीं, एग्रीमेंट करते थे ओरली, क्या लिखते थे, चल यार लिख और साइन कर, यहाँ पे नहीं, ओरली होता था, है ना। तो अब समझ में आ रहा है ना। देखो अपने आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हो तो चीजें बड़ी जल्दी समझ आती है, ठीक है। तो वो भी एक पार्टनरशिप थी। वो पार्टनरशिप कैसी थी, पार्टनरशिप टू कैरी आउट सर्टेन एडवेंचर या अंडरटेकिंग, यानी आप कुछ काम करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक काम के लिए आपने पार्टनरशिप कर लिया, जैसे वो काम हो गया पार्टनरशिप खत्म। क्लियर, समझ आया। इसी तरह तीसरा देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई ये ससलीन, बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि लिखा है भाई पार्टनर मर गया अगर डेथ होती है तो बंद हो जाएगा। डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। लिखा हुआ क्या यहाँ लिखा है, बाय डेथ या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। क्या रिटायरमेंट वर्ड है यहाँ पे, है क्या, नहीं है ना। तो फिर रिटायरमेंट पे ऑटोमेटिकली फर्म डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रिटायरमेंट पे नॉर्मली क्या होता है, रिटायरमेंट पे नॉर्मली होता है कि आपका, वैसे तो 99% प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ ना, लेट्स टॉक फर्स्ट प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली क्या होता है। प्रैक्टिकली तो आपको पता है जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो 99% केसेस में आपके पास पार्टनरशिप डीड होती है, और जब पार्टनरशिप डीड होती है तो उसमें सारे क्लॉजेज मेंशन होते हैं पहले से, क्लियर। तो 99% तो आपका लिखा ही होगा, लेकिन फर्ज करो कि नहीं लिखा हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो फर्म ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होगी। अगर मान लो 3 पार्टनर थे और एक रिटायर हो गया, तो ऐसे केस में नॉर्मली जो बाकी बचे हुए 2 पार्टनर होते हैं वो कैरी ऑन करते हैं। अगर वो कैरी ऑन नहीं करना चाहते कि नहीं हम तो नहीं करना चाहते भाई, ये चला गया, हम भी नहीं करना चाहते, आपको समझ आ रहा है, तो फिर वो जब मना कर देंगे नहीं हमें नहीं कैरी करना, तो फिर पता है डिसॉल्व कैसे होगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी जब पार्टनर्स ने मना कर दिया, यानी वो होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है, जब तक हमारी इच्छा है तब तक हम कर रहे हैं। और पार्टनरशिप एट विल कब डिसॉल्व होती है, जब हमारी इच्छा खत्म हो गई, यानी हमने मना कर दिया, नोटिस दे दिया सामने वाले को कि मैं आगे काम नहीं करना चाहता और इसको बंद कर। समझ आ रही है बात, क्लियर हुआ। तो रिटायरमेंट के केस में ऑटोमेटिक डिसॉल्व नहीं होती है, हाँ, लेकिन अगर बाकी बचे हुए पार्टनर भी कैरी करना नहीं चाहते तो डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर हो गया गाइस, सबको समझ आया। तो डेथ और रिटायरमेंट में थोड़ा सा फर्क है। डेथ के केस में सेक्शन में लिखा है, कहाँ लिखा है, आपके सामने है, सेक्शन 42, सेक्शन 42 आपके सामने लिखा हुआ है। एक आपको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, ये चीज है ना, आप थोड़ा बहुत खुद भी कोशिश करा करो। जैसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैंने खोल के दिखाया ना अभी, ये एक्चुअल लॉ है कि लॉ में क्या लिखा है। थोड़ा सा एक बार अपने आप खोल के देखो, इसी को दोबारा से अपने आप डाउनलोड करके देखो, एक बार नजर मारो इसमें होता क्या है, कैसे होता है। मैं बता रहा हूँ, अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा इसको आपको रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, पर जो सेक्शंस आपको दिखते हैं ना बुक में लिखे हुए कि ये सेक्शन में पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा लिखा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब कहाँ लिखा है पार्टनरशिप एक्ट में, खुद एक बार नजर मार के देखना, अच्छा लगेगा। समझ आ रही है मेरी बात। मैंने तो आपको बता दिया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है, लेकिन अब आप खुद एक बार देखोगे ना तो और अच्छा लगेगा कि हाँ इस तरीके से लिखा हुआ है एक्ट में, चीजें याद होती हैं, एक माइंड में एक इमेज बनती है। क्लियर हुआ। हाँ जी गाइस, कोई और डाउट कॉन्सेप्ट को लेकर के, कॉन्सेप्चुअली सबको क्लियर है। क्वेश्चंस पे आए क्या फिर हम, चलो जी फिर क्वेश्चंस पे आते हैं जल्दी से, मैं इसको बंद कर देता हूं। उप्स सॉरी, जस्ट अ सेकंड। प्रत्युष बेटा अपना माइक ऑन करो प्लीज, और अपना हैंड रेस करना प्लीज। आपके मैंने आंसर्स दिए हैं, आपके आंसर्स के साथ डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है। हाँ जी, सब लोग देखेंगे भाई, अपनी अपनी बुक निकाल लो प्लीज साथ में, ठीक है। और जो मैं कमेंट्स यहाँ प्रत्युष के लिए बता रहा हूँ, प्लीज वो सब अपने अपने लिए भी नोट करेंगे, ठीक है। आप में से कोई ऐसा जिसका होमवर्क रह गया अभी, जिसने होमवर्क नहीं भेजा मुझे, एनीवन? सबने भेजा है? तनीषा मैंने तेरा देखा नहीं है, बाकियों का तो मैंने देख लिया था, इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने भेजा हुआ है ना तनीषा? कल भेजा था आई गेस, है ना? हाँ मैंने देखा नहीं, तेरा नहीं देखा, बाकियों का तो देख लिया था, एक बार नजर मार लिया था। हाँ जी गाइस, को ध्यान से देखेंगे और मैं कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा बाकी सब लोगों ने क्या क्या करी है। आपको अगर कोई और डाउट आ रहा होगा तो प्लीज हैंड रेस करके मेरे से पूछेंगे, ठीक है। हाँ प्रत्युष बेटा देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ साथ में और बताता हूँ आपको और इसको बेटर कैसे करना चाहिए और इसमें क्या गलती है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर दी रूल्स रिलेटिंग टू, ठीक है। यानी क्वेश्चन ने पहले बता दिया पार्टनरशिप डीड नहीं है,
ठीक है, तो हमें क्या करना होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती प्रत्युष, तो किसको फॉलो करते हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी गुड, बट तेरे आंसर में ये नहीं लिखा हुआ मिल रहा मुझे, समझा मेरी बात? ये तू बता तो रहा है, तेरे को पता है कि हाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना है, लेकिन ये यहाँ लिखा होना चाहिए बेटा, ताकि आप एग्जामिनर को बता सके कि भाई हम ये जो रूल बता रहे हैं ना, जो आंसर बता रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर हुआ गाइस सबको? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। क्लियर? तो यहाँ रीजन क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, प्लीज ध्यान देंगे बेटा, ठीक है? In the absence of partnership deed, ठीक है, in the absence of partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर टू बी फॉलोड, आर टू बी फॉलोड या नीड टू बी फॉलोड, कुछ भी लिख लो, ठीक है? ठीक है, विच स्टेट्स एज फॉलोज। क्लियर हुआ? समझ में आया मैंने क्या लिखा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, the provisions of Indian Partnership Act 1932 are to be followed, which states as follows। ठीक है, जो कि क्या बोलता है वो हमने नीचे लिख दिया। पॉइंट इज कि आपको अपना जो भी आप आंसर दे रहे हो उसका रेफरेंस बताना है कि आपको वो आंसर कहां से मिला। ठीक है प्रत्युष? क्लियर हो गया गाइस बाकी सबको भी? और ये कॉमन मिस्टेक है, सिर्फ प्रत्युष ने नहीं करी, 99% बच्चों ने करी है, ऑलमोस्ट सबके आंसर्स में मुझे ऐसे दिखा था। तो प्लीज ये लाइन लिखेंगे जरूर कि आप जो आंसर दे रहे हो किसके बेसिस पे। अब ये लाइन हर पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा इतना डिलीजेंट हो जाते हैं, सर ने कहा लिखना है, अब हर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला ए पार्ट में भी ये लिखा, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नीड्स टू बी फॉलोड, हेंस नो सैलरी इज टू बी गिवन टू द पार्टनर। ठीक है, फिर उसके बाद सेम सारी लाइन दोबारा सेकंड पार्ट में भी, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अरे भाई बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा और फिर उसी में हमने कोलन दे दिया, कोलन देके हमने यही करा ना कि भाई जो भी आंसर हम दे रहे हैं वो इसी के बेसिस पे। क्लियर हो गया? तो ये कॉमन पार्ट था इसलिए हमने एक साथ लिख दिया। क्लियर हो गया गाइस? सबको समझ आया? ठीक, जरूरी नहीं है एग्जैक्टली यही लैंग्वेज लिखनी है, लैंग्वेज आप और भी चेंज कर सकते हो। पॉइंट इज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रेफरेंस आना चाहिए कि जो आप आंसर दे रहे हो उसके बेसिस पे। आंसर चेक करते हैं जरा, ठीक है या नहीं। सैलरी ऑफ पार्टनर, अच्छा एक चीज और प्रत्युष, बेटा कोशिश करा करो ऐसे ना लिखो सिर्फ नॉट अलाउड। ठीक है, कैसे लिखा करो? सैलरी ऑफ पार्टनर इज नॉट अलाउड। क्लियर हो गया? समझ आ रही है बात? क्यों बोल रहा हूं पता है ऐसा? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ये सीरियल नंबर चेंज कर देते हैं, कई बार हम ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है एग्जामिनर गलती से ऊपर नीचे चेक करते वक्त ऊपर नीचे कर जाता है, आपका ए और उसका ए कई बार वो गड़बड़ कर जाता है। समझ आ रही है? तो इसलिए कोशिश करा करो कि साथ में लिखो कि आप किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो। तो यहाँ सैलरी का था, इसी तरह से अगला वाला क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। दूसरी चीज बता रहा हूं जो बहुत बच्चों ने करी है, क्या? देखो ऐसे, सॉरी क्या करा है ये, प्लीज ये हम मैं क्लास में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, आपको अलाउड नहीं है। 11th में जो बच्चे मेरे साथ थे उन्हें स्ट्रिक्टली पता है शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट टू बी यूज, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। और एक बात पहले से मैं बता रहा हूँ, खासकर जो बच्चे मेरे साथ इस साल जुड़े हैं, लास्ट टाइम नहीं थे, बेटा अगर आपने अभी अगर आदत नहीं डाली ना इसको फुल फॉर्म लिखने की, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, मेरे मतलब मैं परेशान हो जाऊंगा, आपकी आदत नहीं छूटेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ये। एक बार शॉर्ट फॉर्म की आदत पड़ जाती है ना, आईओसी, आईओडी या पार्टनर्स कैप, अभी लिखता हूँ देखो, क्या क्या इसको दूसरा ऑप्शन क्या लिखते हैं बच्चे? ऐसे, इंट ऑन पार कैप लिखा है ना बच्चों ने? लिखा है क्यों वृंदा? ऐसे लिखा है, एक जगह कहीं तो लिखा है, मुझे पता है कहीं लिखा है। वो मैंने पीएसआर लिखा हुआ है। हाँ, एक जगह पीएसआर लिखा है, एक जगह कैप भी लिखा है। टोपी पहनाई है तूने पार्टनर को, ऐसे थोड़ी ना, चेक कर टोपी पहनाई हुई मिलेगी। लिखा हुआ है एस कैप और बीस कैप। हाँ, तो दोनों को टोपियां मत पहनाओ भाई, ठीक है? टोपी पहनाने का हक मेरे को है, सिर्फ मैं पहनाऊंगा। तो गाइस थोड़ी रिक्वेस्ट है मेरी, इसकी इस चीज की आदत डालेंगे प्लीज, इसको इनकम्प्लीट नहीं लिखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ऐसे नहीं लिखना प्लीज,
चलो भाई, तो मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, जरा जल्दी से देखते हैं कि ठीक है या नहीं। और जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा है या कोई डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कर लेना, ठीक है। सैलरी नहीं देंगे, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नॉट, अगेन नॉट प्रोवाइडेड या नॉट अलाउड, एक ही बात है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ध्यान से पढ़ना क्या है ये। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% पर एनम। इसको इंटरेस्ट को बेटा इधर लिखते हैं, ठीक है, 6% पर एनम इकट्ठा आता है। आगे क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल, वेरी गुड बेटा, इक्वल वर्ड इज करेक्ट, 1:1 नहीं लिखना है, ठीक है, मैंने समझाया था क्यों नहीं लिखना है। आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग नॉट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अब ये वो वाला आ गया जो सस्लीन पूछ रही थी, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो क्या फर्म चार्ज कर सकती है इंटरेस्ट, आंसर इज नो। क्लियर हो गया सबको, यही वाला पार्ट था जो सस्लीन ने पूछा था। एक और चीज आपको बता देता हूं, आपको दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक जगह अलाउड दिख रहा है और एक जगह चार्ज दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब इन दोनों का मतलब क्या है, कहाँ पे अलाउड वर्ड यूज करना है, कहाँ चार्ज वर्ड यूज करते हैं हम। अलाउड करते हैं जब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है कोई, तो एक्सपेंस वो अलाउ कर रहा है या दे रहा है, वो पे कर रहा है, ठीक है, तो ये हम एक्सपेंस के लिए बोलते हैं। ठीक, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा, पार्टनर के नहीं, हाँ, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है वो एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इज टू बी अलाउड और इनकम इज टू बी चार्ज। क्लियर हो गया, समझ आई बात। तो सिर्फ हम किसके लिए चार्ज वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए, बाकी सब जगह क्या होगा, अलाउड। क्लियर, ये नोट करते जाओ, ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। चल सकता हूं आगे, प्रत्युष क्लियर है बेटा। Yes, sir. चलो भाई आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they do not have a partnership deed at the end of the first year of business, they face the following problem। क्या कह रहा है, महेश wants that interest on capital should be allowed to the partners but Ramesh and Suresh do not agree। आपने क्या लिखा है, महेश क्लेम इज डिनाइड, महेश को हम मना कर देंगे कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बट अगेन प्रत्युष रीजन नहीं है बेटा, तो रीजन कैसे लिखेगा बता जरा, अभी अभी सिखाया मैंने। In the absence of partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act 1932 will apply, which states as follows। Absolutely क्लियर हो गया, समझ में आया। और which states as follows में जब पहला वाला लिखेगा, महेश क्लेम इज डिनाइड एज नो इंटरेस्ट इज अलाउड, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया, ठीक है गाइस सबको। चलो इसी तरीके से सब जगह बेटा रीजन जरूर आना चाहिए बेटा। हाँ जी, रमेश वॉन्ट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, ना भाई कोई सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी अलाउड। क्लियर हो गया। और अगेन हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि रमेश का क्लेम ठीक है या नहीं, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि आंसर क्या है, आंसर क्या है कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया। तो अगर आप ऐसे भी लिख के आओगे ना बी पार्ट में, सैलरी इज नॉट टू बी गिवन या सैलरी इज नॉट अलाउड, तो भी चल जाएगा। अगर आपने रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसका नाम लिख करके ऐसा नहीं आंसर दिया तो भी चल जाएगा, मेन आंसर ठीक होना चाहिए आपका, ठीक है। अगला पे आते, देखो महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, फर्म ने लोन दिया है सुरेश को पर सुरेश डू नॉट एग्री। क्या होगा, महेश एंड रमेश क्लेम इज डिनाइड एज नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी पेड बाय द पार्टनर। क्लियर हो गया, ठीक है, ये उल्टा वाला केस है ना जिसमें फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। ठीक, अगला देखते हैं। तो आंसर्स आपके सारे सही है, बस रीजन साथ में ऐड करना है। महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर्ड दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। अरे ये तो करा था मेरे साथ किसी ने, कौन था पार्टनरशिप में मेरे साथ, परीक्षा तो नहीं थी मेरे ख्याल से, कौन था लास्ट टाइम, शगुन थी। अच्छा वो अभी है नहीं आज, हाँ तो शगुन थी लास्ट टाइम पार्टनरशिप में, और शगुन ने भी यही सेम केस फेस किया था कि उसने ज्यादा पैसे लगाए थे तो वो कह रही थी कैपिटल रेशियो में दे दो, पर ऐसा हुआ था क्या, आंसर इज नो। तो क्या होगा, पार्टनरशिप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहेगी। क्लियर हो गया गाइस, आ जाओ आगे चलते हैं। पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, जल्दी से देखेंगे। पी यूज्ड 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। भाई उसने 50,000 रुपए फर्म के यूज कर लिए पी ने, ठीक है, और उससे 5,000 रुपए का गेन कमा लिया। पहले तो सिचुएशन को समझो, यानी कि उसने वो फर्म के लिए यूज नहीं करे, अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिए, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे केस में जो उसने 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, क्यू और आर कह रहे हैं कि भैया वो प्रॉफिट जो है फर्म को दे दो क्योंकि तूने फर्म का पैसा यूज किया, ठीक है।
तो क्या होगा भाई, बिल्कुल देना पड़ेगा। हमने कहाँ पढ़ा था ये, मुझे बस ये बता दो पढ़ा कहाँ था प्रत्युष, ये कहाँ पढ़ा था बेटा? पेज नहीं याद है पर हमने लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स में पढ़ा था। वेरी गुड, तो शुरू में निकालते हैं जरा, पेज नंबर 2.2 से आओ जरा। कोई बता सकता है कौन से पेज पे लिखा है? 2.5 2.5 पे लिखा है। देखो कहाँ लिखा है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, क्या लिखा है इफ, कौन से वाला पढ़ रहे हैं हम? पहला वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है? आई थिंक दूसरे वाले में लिखा है। देखो सेकंड वाले में कौन से वाला है, देखो इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, नहीं ये वाला नहीं, इससे आगे, और फ्रॉम यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके अगर कोई वो प्रॉफिट कमाता है तो उसे वो प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, और सबसे टॉप पे क्या लिखा है जरा पढ़ना ससलीन, सबसे टॉप पे क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। हाँ, तो ये याद रखना भैया, ये सारी कहानी हम जितनी भी पढ़ते हैं ना, राइट्स लाइबिलिटीज ड्यूटीज, जितनी भी हम पार्टनर्स के राइट लाइबिलिटीज ड्यूटीज पढ़ते हैं, ये सारे चेंज किए जा सकते हैं अगर आपने पार्टनरशिप डीड में कुछ और लिखा है तो इसलिए जब भी आंसर लिखो ना तो प्लीज उसमें लिख देना सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड। सब्जेक्ट टू का मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ और लिखा है तब तो वो मानो, वरना उसके अलावा ये माना जाए। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, तो ये जब भी हम किसी भी राइट की, ड्यूटी की या लाइबिलिटी की बात करेंगे तो ये एक जनरल बता रखा है आंसर बेस्ड ऑन योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में कुछ और लिखा है, आप लोगों ने एग्री किया है, तो भाई फिर तो उसको फॉलो करो। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रत्युष आंसर समझ में आ गया कहां से मिला बेटा? ठीक, तो लाइबिलिटी आपने आंसर सही कहा था, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स में लिखा था। ठीक, इसी तरीके से आगे वाला देखते हैं, क्यू यूज 10,000 बिलोंगिंग टू, कहां से आवाज आई? हाँ परीक्षा, हाँ सर, तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखना होगा? क्यू एंड आर तो करेक्ट, मैं आंसर बता रहा हूँ, मैं आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था? पी यूज 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। ठीक है, अब मैं पर्सनली ना बिल्कुल एज इट इज उसमें नहीं लिखता कि क्यू एंड आर आर करेक्ट, आप लिख सकते हो ऐसे, बट मैं सीधा क्या लिखता हूँ, पी नीड्स टू पे प्रॉफिट ऑफ 5,000 टू द फर्म। जो मेन आंसर है मैं वो लिखता हूँ। ठीक है, अब चाहे वो क्यू बोल रहा था, आर बोल रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है मेरी बात? आप लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू एंड आर आर करेक्ट, और उसके बाद लिखना तो ये पड़ेगा ही ना कि करेक्ट किस चीज में, आगे वो कंटिन्यू तो करना पड़ेगा क्या, दैट पी हैज टू सरेंडर अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 टू द फर्म। फिर आगे आप कंटिन्यू करोगे, रीजन दोगे, क्या रीजन दोगे? एज इट इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू कंपेंसेट द फर्म इफ ही यूजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म फॉर एनी अदर पर्पस। समझ में आई बात? क्लियर? रिपीट करो दोबारा से। हाँ स्निग्धा बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? सर पीछे जो आंसर लिखा है उसमें लिखा है 55,000, तो वो 55 इसलिए बेटा, 50 तो वापस करेगा ही करेगा। झगड़ा तो 5,000 के ऊपर था कि जो प्रॉफिट है वो देगा या नहीं देगा, 50 तो देना ही देना है। देखो ऑब्वियसली वो तो 50 फर्म को बिलोंग करते ही करते हैं, वो तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, झगड़ा किस पे है कि जो प्रॉफिट है वो दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, क्लियर? हाँ जी परीक्षा, मैं रिपीट करूं क्या दोबारा? ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। P has to surrender the profit of ₹5,000। लिखो, P has to surrender the profit of ₹5,000 to the firm। ये तो आंसर हो गया आपका, अब इसका रीजन आएगा। P has to surrender profit of ₹5,000 to the firm। सब लोग लिख रहे हैं प्लीज, एक बता रहा हूँ, बाकी फिर इसी तरीके से अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, P has to surrender profit of ₹5,000 to the firm। ठीक है, आगे बोलो। as he has used the firm's property, as he has used the firm's property, as he has used the firm property for his personal purpose, या for making his personal gains, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, for his personal purpose या for making his personal gains। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो आगे। हाँ वृंदा बोलो बेटा। सर मैंने इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन ये लिखी थी दैट पी हैज यूज्ड फर्म्स प्रॉपर्टी एंड हैव प्रॉफिट
so he have to share 55,000. तो सर ये ठीक ये है भी क्या? ठीक है, ये भी ठीक है। तूने दूसरी तरीके से बोला, मैंने दूसरी तरीके से बोला, बात तो सेम ही बोली है कि उसने फर्म की प्रॉपर्टी को यूज किया इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है, चलो आगे। ओके, अगला वाला पार्ट देखो। Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000। ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको क्या कहा था लास्ट टाइम, याद होगा अगर, मैंने पिछली क्लास में बोला था प्रॉफिट अगर हुआ तो फर्म कहेगी लाओ भाई प्रॉफिट में मेरा हिस्सा दो क्योंकि तूने मेरा पैसा इस्तेमाल किया है। और अगर लॉस हो गया तो क्या बोलेगी, मेरे से पूछ के किया था। है, समझ में आई मेरी बात? देखो आपको, जब आपने पीछे भी पढ़ा लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, तो वहां से प्रॉफिट की बात हो रही है, लॉस की नहीं हो रही है। नहीं हो रही ना, ऑब्वियस है। अब सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये ना अभी तो थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लग रहा होता है कई कई लोगों को। अब आप अपना एग्जांपल लो, आपके पास ना 2 लाख रुपए थे, ठीक है, आपके आपके पास 2 लाख रुपए थे, आपका भाई 2 लाख रुपए लेके चला गया। ठीक है, भाई बहन कोई भी अज्यूम कर लो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आपका भाई या बहन वो 2 लाख रुपए लेके चला गया बिना आपको बताए, और उस 2 लाख रुपए पे उसने 20,000 रुपए कमा लिए। तो अब आप क्या कहोगे, ये मेरे पैसे पे कमाया ना, वापस कर, ला सारे पैसे वापस कर, ये 20,000 मेरे हैं, तेरे नहीं है, ये मेरे पैसे पे कमाया, मेरे से पूछ के लेके गया था। समझ आ रही है मेरी बात? यही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर कल को सपोज करो उसने वो 20 कितने कितने पैसे बोले थे मैंने, सॉरी मैं एग्जांपल भूल गया, 2 लाख रुपए। ओके, सो अगर सपोज करो वो 2 लाख रुपए लेके गए, जो भी भाई या बहन था, और उसको 10,000 का नुकसान हो गया, तो आप क्या कहोगे, कितने पैसे मांगोगे? क्या उससे 1,90,000 मांगोगे कि 1,90,000 दे दे जो बचे हैं? क्या कहोगे उससे? मुझे तो 2 लाख रुपए पूरे चाहिए, मेरे से पूछ के लेके गया था। आ रही है बात समझ में? होगा कि नहीं होगा? जो अपने पे आती है ना बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है, 1 सेकंड में। हाँ, तो क्या कहोगे, लॉस से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू अपने आप भुगत। हाँ जी परीक्षा। सर ये भी लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स पे जाएगा, पर ये किससे हाँ। रिलेट होगा? फर्स्ट नहीं तो पार्ट इसमें से होगा, किसी में भी सेकंड नहीं है पार्ट ना, से होगा? तो इसमें किसी में भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्या नाम है, Q has to return the entire amount of 10,000 and no loss would be shared by the firm as this was taken by Q without informing the firm। इस तरीके से करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली ऐसे आपको नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर में तो सिर्फ प्रॉफिट की बात करिए। आप ये भी लिख सकते हो, एज फर्म इज नॉट लायबल टू शेयर इन दी लॉसेज ऑफ द पार्टनर एज ही हैज नॉट टेकन द परमिशन ऑफ द फर्म। क्लियर गाइस, समझ आ गया सबको? चल सकते हैं आगे? चलो भाई आगे चलते हैं। सी पार्ट देखे क्या है, P&Q wants to purchase goods from Star Limited, R does not agree। हाँ जी प्रत्युष, क्या लिखा आपने? P&Q are nonetheless within their right to purchase goods from Star Limited। तो आप कह रहे हो कि भाई P और Q कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है? आपने लिखा है विद इन देयर राइट्स टू परचेज। तो अगर सिर्फ P अगर मान कह रहा होता और Q और R अगर मना कर रहे होते तो क्या ये परचेज कर सकता था P? Yes. हाँ, उसका मेन रीजन क्या हो गया? तो इसमें रीजन अगर मैं थोड़ा और क्लियरली लिखना चाहता तो मैं पता क्या लिखता? मैं लिखता बिकॉज एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। समझ आया? क्लियर? ठीक है, तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। और अगेन अनलेस एंड अदरवाइज अग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, वो तो रहेगा ही रहेगा कि पार्टनरशिप डीड में आपने एग्री किया था। चलें आगे। तो अगर सिर्फ एक पार्टनर ने भी सिर्फ एक भी चाह रहा होता तो भी हो जाता, मेजोरिटी वाला पॉइंट नहीं है इसमें। QR wants to admit W as partner, P does not agree। तो क्या ये एडमिट कर सकते हैं? अब कईयों के दिमाग में आ रहा होता है मेजोरिटी है कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं कर जाएं आप किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये कोई बिजनेस